मुल्की यानी कि पूर्वी वो बन गई बच्ची, मतलब उसे अपना बचपन याद आ गया। वैसे भी वो फंसी है एक बहुत बड़े आदमी के साथ, हालांकि अब उसे प्यार भी होने लगा है, लेकिन फिर भी बचपन तो हमेशा लोग याद रखते ही रखते हैं। और मौका मिले बच्चा बनने का तो कौन नहीं बनेगा, हम भी बन जाएंगे। लौट आया है मुल्की का बचपन नए साल के मौके पर, जब उसे मौका मिला आउटडोर शूटिंग का और वहां आसपास कुछ ऐसी चीजें देखी जिसे देखकर मुल्की खुश हो गई और वो पहुंच गई अपने बचपन में। जरा देखिए शूटिंग के बीच के मिले वक्त में मुल्की ने क्या क्या किया। पानी पूरी एंड आई थिंक सो आज मैंने कुछ पता नहीं कितने टाइम बाद पानी पूरी खाई होगी। हमने बहुत सारी चीज़ें भी लिया, आउटडोर शूट हो रहा था। आई कैन टेल यू, तो मुझे अभी जस्ट पानी पूरी एंजॉय करने दीजिए एंड थैंक यू सो मच। पानी पूरी का स्वाद चखने के बाद मुल्की पहुंच गई दुकान के अंदर, क्योंकि यहाँ भी तो कुछ ऐसी चीजें थीं जिसने मुल्की के बचपन की यादों को ताजा कर दिया। इधर से हमने बहुत सारी चीज़ें ली है। एज यू कैन सी हमने चेरी कैंडी ली है, कुछ फेक सिगरेट कैंडीज ली है एंड वी हैव वन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड लिपस्टिक जो हम खा सकते हैं और ये बचपन में हम सब ने खाई है। सो हम वही सब चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सी कैंडी आई एम टॉकिंग अबाउट। Exactly, we have at least 15-20 minutes और ये I love these candies। ये इसको I think so कुछ सतरंगी समथिंग, ऑरेंज कैंडी सतरंगी कुछ ऐसे बोलते थे हम इसको। एंड बिलेटेड मैरी क्रिसमस। आप सब लोग मुल्की देखते रहिए, पूर्वीर की स्टोरी देखते रहिए हर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे कलर्स पर। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शिव और गंगा के घर पहुंची है पुलिस। जाहिर सी बात है, पुलिस आई है तो किसी को गिरफ्तार करने आई होगी या फिर किसी को नोटिस देने आई होगी। लेकिन जो भी है, गुप्ता परिवार में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन गुप्ता ब्रदर्स के रहते मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, ये जानने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा गुप्ता जी के घर। गुप्ता ब्रदर्स के घर पर पहुंची है पुलिस शिव गुप्ता के छोटे भाई आलोक को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आलोक गुनहगार साबित हुआ है और इसीलिए पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आई है। लेकिन भाइयों का प्रेम देखिए, यहाँ आलोक से जो बड़ा भाई है वो कहता है मैं जाऊंगा। गलती मेरी थी, तुमने तो मान लेने से मना किया था। तो उन दोनों को रोककर शिव कहते हैं कि जेल मैं जाऊंगा। नहीं वीरू, तू नहीं जाएगा, तू छोटा है, मैं जाऊंगा। आगे पुलिस अब क्या करे,
अब लफड़ा किया दोनों भाई ने मिलके, जेल ना मुझे पड़ रहा है। वो तो डेफिनेटली वो बड़ा है तो वही बोलेगा ना, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जिसकी साइन है पुलिस उसको बोलती है कि वो जाएगा। मानो तीनों भाइयों के बीच एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की होड़ लगी है। और गंगा बेचारी ये पूरा ड्रामा देखकर सोच में पड़ गई है कि आखिर किसको रोके और किसको जाने दें। और हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, गलत तो वो आदमी है, सजा उससे मिलेगी। तीनों भाइयों के इमोशनल ड्रामे के बीच आलोक की बीवी थोड़ा सा गुस्सा नजर आ रही है, क्योंकि जब पुलिस आई तब उसने आलोक को नहीं, आलोक के बड़े भाई को ले जाने की बात कही थी। अब जेल कौन जाएगा और ये मामला कैसे सुलझेगा, ये तो शिव जी ही बता सकते हैं। कौन जाता है ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन ये इस वीडियो के एंड में एक क्विज जाएगा कि जेल में आखिर जाता कौन है। शिव, गंगा और उनके घर में वैसे तो एकता का माहौल है, लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये पसंद नहीं। इसी के कारण ये परिवार मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन शिव और गंगा मिलकर हर मुश्किल का हल ढूंढ ही लेते हैं। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल का नाम है प्रेम बंधन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रेम नहीं, नफरत भी है। और इसी नफरत के कारण आज खेल हो रहा है धमाकेदार, मतलब चांटेदार। ऐसा चांटा पड़ा है कि जिसके गाल पर चांटा पड़ा है ना, वो 7 जन्मों तक याद रखेगा। लेकिन किसने किसको क्यों चांटा मारा, ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा जानवी के घर। हम हैं ना आपके साथ। प्रेम बंधन की जानकी के जेठ के गाल पर पड़ा चांटा। जी हाँ, राजेश के गाल पर उसके पापा ने इतना जोर से चांटा मारा, उसका असर ये हुआ कि एक ही सेकंड में राजेश का गुस्सा उतर गया और वो बहुत धीरे से अपने पापा के कान में कुछ कहने लगा। कुछ देर पहले तो वो जानकी पर आरोप लगा रहा था कि उसने जानबूझकर हर्ष को गुम किया है, उसे कहीं छुपाया है या फिर कहीं भगा दिया है। और जानकी पुलिस के पास जाने की बात कर रही थी तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब एक्चुअली में हमसे बदला लेना चाहती है। हमने इससे हर्ष की शादी जो करवाई है, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सारा किया धरा इसका है। ये चाहती है कि हम बर्बाद हो जाए, हम जेल पहुंच जाए। मार पड़ी वो बातें ऐसे कर रहे थे तो मेरे ससुर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। मतलब हर्ष घर से भाग गए हैं और उनको ढूंढने के लिए पूरी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। प्लस पुलिस को नहीं बोल सकते, पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि भी सच अ बिग पर्सन। तो बहुत केओस चल रहा है और उसमें राजेश जी जो मेरे जेठ हैं वो पूरे तरीके से मुझे उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहे, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज। तो इस वजह से ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता है एंड देन वो उनको थप्पड़ पड़ जाता है। दरअसल यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हर्ष के पापा कभी अपने बेटे राजेश को चांटा मारते हैं तो कभी अपनी बहू जो घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए भी धमकी भरी बात करते हैं। हालांकि घर के छोटे लोग बड़े लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े लोग कोई बड़ा राज छुपा कर बैठे हैं जो शायद उजागर ना हो, इसीलिए चिंतित हैं। मगर सवाल तो ये है कि आखिर हर्ष गया तो गया किधर? हर्ष चले गए गिफ्ट लाने दरभंगा। ये अलग ही सीन है। इसमें क्या था कि अपनी मेरी जो जिठानी है उनकी फैमिली से, उनके मायके से गिफ्ट्स आता है हस्बैंड के लिए और फैमिली के लिए। ये बात जब हर्ष जी के सामने होती है तो उनको लगता है कि फिर तो मेरी बीवी के घर से भी गिफ्ट्स आने चाहिए थे। और इन सारी, क्योंकि मेरे घर से ऐसी कोई रस्म हुई नहीं, तो वो गिफ्ट लेने दरभंगा चले गए मेरे घर पे और वो खो जाते हैं। तो पूरा सीन ये चल रहा है अभी। तो जानकी के ससुराल वाले चाहे ना चाहे हर्ष की सच्चाई तो लोगों के सामने आ ही जाएगी और फिर कहानी में जो कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे ना। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात करेंगे प्रतीक गांधी की। भाई ये सुरती लाला सुरती खाना खाने के साथ साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं इस नए साल में जिसे सुनकर आप बोलेंगे कि अरे ये ऐसा भी करेंगे, ये वैसा भी करेंगे, अरे बहुत कुछ करेंगे। सो प्रतीक भाई केम छो? एकदम मजा हुआ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और जी शुक्रिया। जी वो भी ऐसे वक्त में जब एक
साल खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है। सो आई एम श्योर कि 2020 ने बहुत लोगों को निराश किया, लेकिन आपके लिए 2020 बहुत ही बढ़िया रहा, क्या कहेंगे? जी, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन साल था ये। मेरी लाइफ का करियर डिफाइनिंग ईयर था ये। मतलब मेरे करियर का ऐसा माइलस्टोन बना है कि इसके आगे की जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। तो हाँ, मेरे लिए 2020 बहुत ही बहुत ही अमेजिंग रहा। जी जी, आगे की जर्नी की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 2020 की ही बात करते हैं। तो 2020 जो है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ, चाहे वो बिजनेस का लॉस हो या अपनों को गंवाने का लॉस हो, या इस तरह के लॉसेस लोगों को बहुत हुए। तो इस साल को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब बहुत ही डिफिकल्ट, कठिन, और ये ऐसा साल था जिसके बारे में ना कभी किसी ने सुना है, ना कभी किसी ने शायद सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी साइंस फिक्शन फिल्मों में ही लोगों ने देखा है कि ऐसा भी कभी कुछ होगा कि द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड और समथिंग लाइक दिस, व्हिच एवरीबॉडी एक्सपीरियंस्ड। मैंने भी, मेरे पूरे परिवार के साथ, जब हम सबको भी कोविड हो गया था, पूरा जुलाई महीना उसी में गया था, तो वो एक डर और वल्नरेबिलिटी हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस की। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस साल ने बहुत कुछ सिखाया भी है हमें। और जब कुदरत सिखाती है तो उसका तरीका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये हम सब जानते ही हैं सालों से। जी, आपने क्या क्या सीखा 2020 में? मैंने तो इतना ही सीखा है कि यार, हम लोग जो जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं दुनिया में, उस सबको शायद ये लगा होगा कि हम बहुत बड़ी दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जी, हर्षद मेहता के किरदार के कारण आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और साथ ही साथ लोगों ने आपकी तारीफ भी बहुत की। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहा है कि जब भी मैं आपसे मिलूंगा या कभी मिलने की बात हुई, मैं ये जरूर पूछूंगा कि हर्षद मेहता को आपने अपने अंदर कैसे उतारा था? ये तो पता नहीं, मतलब मैं इसको सही शब्दों में बता पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये एक एक्टर का किसी किरदार में जाने का या किसी किरदार को अपने अंदर से बाहर निकालने का बहुत ही इंटरनल प्रोसेस होता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ज़्यादातर यही प्रयत्न करता हूँ कि उनके इमोशंस जितने भी पकड़ सकूँ उस किरदार के, मतलब स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उसका इमोशनल ग्राफ जो दिमाग में रखते हैं आप, उसी हिसाब से उसको चलाते जाते हैं। एक चीज़ जो मैंने इसमें करनी चाहिए थी, जो कि हम लोग कर भी पाए, कि इस किरदार को ना हीरो बनाना है ना विलन बनाना है, हमें इसे एक इंसान के तौर पे प्रेजेंट करना है। क्योंकि उनकी शुरुआती जर्नी आप देखो, एक चौल से साधारण लोअर मिडिल क्लास से निकला हुआ बंदा जो कि एक बड़ी सी ऐसी दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता था जहाँ हर कोई शायद जगह नहीं बना सकता, और तब तो ऐसा भी था, वो क्लासिस्ट एक सिस्टम था, एंड ही ब्रोक दैट, उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो वो एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने कुछ संजोग में ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से लाइफ ने वैसे टर्न ले ली। तो मैंने उसको जितना हो सके उतना ह्यूमन देखने का प्रयत्न किया। जहाँ तक फिजिकली उनके जैसा दिखने की बात है तो वजन बढ़ाने की बात है, या वो मुस्टैच जो है, या फिर बाल, मतलब हेयर स्टाइल जो है, कपड़े जो है, वो पूरा 80s क्रिएट करना था। तो उन सारी चीज़ों ने भी बहुत बहुत हेल्प की है मुझे उस किरदार को प्रेजेंट करने में। जी, जाहिर सी बात है, आप गुजराती हैं, आपने सूरत में अपनी पढ़ाई की और सूरत में आप पले बड़े हैं। तो हर्षद मेहता का नाम पहले भी आपने सुना तो होगा, तो क्या छवि थी हर्षद मेहता की आपके दिमाग में? पता नहीं, मैंने मतलब उनका चेहरा या ऐसा मुझे कुछ उतना याद नहीं था, क्योंकि ये जब हुआ था ना पूरा, तब मैं स्कूल में था, और मेरे कजिन ने, मतलब मेरे चचेरे भाई ने उस टाइम शेयर मार्केट में कुछ काफ़ी बड़ा नुकसान भी भुगता था। तो वैसे मुझे एक धुंधला सा याद था कि हर्षद मेहता नाम के एक इंसान की वजह से ऐसा कुछ तो हुआ है कंट्री में, तो पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड हिल गया है, और बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था उतना। बट ही वाज ऑलवेज सिनोनिमस टू द शेयर मार्केट फॉर मी। जी जी, आपने खुद ने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है? कभी शेयर मार्केट में कुछ बिजनेस करने की कोशिश की है? जी, बिजनेस करने की कोशिश तो नहीं की, पर हाँ, इसे जानने की जरूर कोशिश की। खास करके जब किरदार, मतलब ये वेब सीरीज जब करनी थी, तब तो उसके बारे में काफी कुछ जानना चाहा। तो उससे मुझे काफी इंटरेस्ट भी आया है कि मैं इस दुनिया के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ।
तो मैंने वैसे सीखने के लिए एक दो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन किए थे, कुछ 5-25 शेयर के, वही है, बाकी कुछ मेजर कोई इन्वेस्टमेंट कभी किया नहीं। तो आपने मतलब असल लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया शेयर बाजार में पैसा रोक कर? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन क्या लगता है शेयर मार्केट रिस्की होता है सच में? पता नहीं यार, ये मतलब ऐसा है कि वही उस किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पे है, जितना मैं समझ पाया। ये रिसर्च के दौरान या लोगों से मिल के समझ के जान के जो भी किया हो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है जहाँ तक, तो वो शायद अच्छी जगह है, सेफ जगह है। पर ये जो वो सट्टा बाजार अगर इसको बनाओगे तो फिर तो कुछ भी सेफ नहीं है। तो एज अ गुजराती आप क्या सोचते हैं कि सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए या पैसा बनाने के लिए? नहीं, मतलब पिछले कुछ टाइम से तो जिस हिसाब का सब चल रहा है टर्मोइल, कोई बैंक में पैसा रखे तो बड़ी बड़ी बैंक बंद हो जाती है, तो वो भी पता नहीं चलता कि हम बैंक में पैसा रखें। म्यूचुअल फंड में पैसा रखो तो म्यूचुअल फंड 2 बंद हो गए, तो वो भी समझ में नहीं आता कि वो भी सही है। मतलब कहीं ना कहीं वैसा पता नहीं चल रहा मुझे तो। अच्छा, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा फाइनेंशियल वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, पर मैं हाँ मतलब जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल जी। आप गुजरात और अपने इंजीनियरिंग महाराष्ट्र से की ना, महाराष्ट्र की किसी यूनिवर्सिटी से? जी 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 जी। और आपने नॉर्थ महाराष्ट्र। जी जी, पुणे और मुंबई में भी काम किया। लेकिन थिएटर जो है वो आपने सूरत से ही शुरू कर दिया था या फिर मुंबई में आके किया आपने? जी मैं सूरत में, मैं स्कूल में था तब से थिएटर करता था। तो मतलब 4th स्टैंडर्ड में था तब से थिएटर करता हूँ। अच्छा, तो ये पहले से तय था कि इंजीनियरिंग भी करनी है और साथ में एक्टर भी बनना है? हाँ मतलब एक्टिंग का ना कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा, वो एक उसे प्रोफेशन बनाऊंगा। क्योंकि जिस उम्र में मैंने एक्टिंग शुरू की थी स्टेज पे, तो वो मेरे लिए ऐसा था कि ये मेरा कंफर्टेबल स्पेस है। मतलब स्टेज पे जाना, स्टेज पे जाके कुछ भी परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत साजिक था। तो वो मेरा सेकंड नेचर बन गया था। मतलब मैंने उसे कभी प्रोफेशन के तौर पे देखा ही नहीं था। अच्छा। और वहां पर सूरत में तो ऐसा था ना कि थिएटर मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको सीखना है, जानना है। मतलब इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू यू एज इन योर लाइफ एज अ पर्सनालिटी आल्सो। पर क्योंकि सूरत में कमर्शियल थिएटर वाला कोई सेटअप था नहीं वहां पर, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि कोई एक्टर थिएटर करके मतलब यू नो जिंदा भी रह सकता है, अपना घर भी चला सकता है। वो आइडिया ही नहीं था कभी। जी। सूरत वैसे जाना जाता है अपने खाने पीने की चीजों के लिए। जैसे सूरत की बहुत सारी चीजें बहुत फेमस हैं। आपको क्या पसंद है? सब कुछ। सिर्फ है कि मैं हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, तो मतलब पर सब कुछ सूरत का मतलब तो अभी तो मैं बहुत कम जा पाता हूँ सूरत, पर जब भी जाता हूँ तो लिस्ट इतनी लंबी होती है कि कभी खत्म नहीं होती मेरी लिस्ट। जी बिल्कुल। एक गुजराती में कहावत भी है कि सूरत नु जमण ने काशी नु मरण। जी जी, बहुत सही है वो कहावत, है ना? तो आपके घर में सुरती खाना बनता है या कुछ और टाइप का? नहीं, सुरती खाना बनता है, बहुत बनता है सुरती खाना। मेरी मम्मी तो मतलब वो तो सूरत में ही पले बड़े लोग हैं, तो मतलब वो सुरती टेस्ट ही अलग होता है। जी जी। सुरती टेस्ट के साथ साथ सुरती बातें भी बड़ी फेमस हैं और कहते हैं कि सूरत की बोली में ही गालियां बहुत होती हैं। जी। तो आपके लिए वेब सीरीज में काम करना तो बहुत आसान रहा होगा। नहीं मतलब मेरे लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला ये था कि भले सूरत में पला बड़ा रहा, पर वो गालियां कभी मेरे मतलब बोलचाल का हिस्सा बनी नहीं। तो मतलब एक सेंटेंस में 3-4 गाली तो मतलब वो तो नॉर्मल है। हाँ। और वहाँ की गालियां बुरी भी नहीं लगती सुनने में, वो मीठा ही लगता है। इवन मैंने तो कई महिलाओं को भी गालियां देते हुए सुना है। ट्रेन में कभी आते जाते कुछ महिलाएं अगर बातचीत करती हैं और सूरत की हैं, वो एक दूसरे को गालियां देती है और वो भी वैसी कि सुनने वाले के कान से कीड़े निकल जाएं, ऐसी गालियां देती है। मैंने सुना है वो। तो फिर बाद में मुझे बहुत सालों के बाद पता चला कि ये यहाँ के लिए बहुत आम बात है। तो आपका हाँ मतलब आम बात है, वो ऐसा दिल से मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा था कि क्योंकि मैं सूरत से था, तो जैसे आपने भी कहा वो बहुत एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी तब भी लोगों की कि सूरत से आए मतलब गाली तो वो दे ही सकता होगा, ऐसे ही बोल देता होगा। अब मेरा वैसा कुछ था ही नहीं कभी, मतलब गालियां कभी मुंह पे चढ़ी नहीं मेरे। और क्योंकि मैं तो पूरे शिक्षक फैमिली से आता हूँ, फैमिली में सब टीचर्स हैं, तो हमारा थोड़ा घर का माहौल भी इस प्रकार का था कि वहाँ गालियों का कल्चर ही नहीं था। अब जब बॉम्बे आया और थिएटर में काम ढूंढ रहा था, और कभी एक प्ले मिला था जिसमें स्टेज से गालियां देनी, मतलब वो अपनी बीवी को गाली दे रहा है और ऐसे, और पूरे डायलॉग बराबर जा रहे हैं रिहर्सल में, गालियों वाले पोर्शन में मैं डक हो जाता था, मेरी आवाज नीची हो जाती थी, मतलब वो अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करते। सो डायरेक्टर मुझे बाहर ले गए, बोले यार ये कैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं निकल रहा है ये वर्ड्स।
बोले नहीं सर ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। देन ही अंडरस्टूड, तो वो मुझे बाहर ले गए चाय पीते पीते, मुझे बोले तू सूरत से है ना? बोला हाँ। ये तो गाली क्यों नहीं बोल पा रहा? बोला, सर वैसा नहीं है, कभी निकली नहीं है मुंह से, कभी बोला नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा गाली बोलने में। तो उन्होंने मुझे चाय पीते पीते कुछ 5-7 गालियां बुलवाई कि ये बोल, ये बोल, ये बोल, और फिर जाके बोला रिहर्सल करो। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है इसीलिए शायद हर्षद मेहता जब गालियां बोल रहा था तब उसमें आप कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। हाँ मतलब तब तक तो, अब तक तो इतने सारे ऐसे किरदार किए जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गालियां बोलना और उस टाइप के वर्ड्स यूज करना, मतलब अभी मैनिपुलेट करना सीख गया हूँ मैं कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, भले रियल लाइफ में नहीं करते। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे 2021 की। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से स्वागत करने वाले हैं 2021 का। मैं 2021 का स्वागत, मतलब मैं तो फुल चार्ज अप हूँ 2021 के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द होल वर्ल्ड फॉर दैट वे, विद लॉट ऑफ होप्स कि सब अच्छा ही होने वाला है। यहाँ से आगे की जर्नी तो अब ऊपर ही जाना है। तो क्या प्लानिंग की है आपने, किस क्या क्या काम करने वाले हैं आप 2021 में, और हम आपको कहाँ कहाँ देखने वाले हैं? जी मतलब मैंने अब तक जितने फॉर्मेट्स किए हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं सारे फॉर्मेट्स में अपना काम चालू रखूं। फिर चाहे वो थिएटर हो, चाहे रीजनल सिनेमा मेरा गुजराती फिल्म हो, मैं इस साल 2 हिंदी फिल्में और 2 हिंदी वेब सीरीज भी कर रहा हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। जी, तो मुझे लगता है हर्षद मेहता के बाद तो मतलब स्कैम के बाद तो आपकी लाइफ में सच में एक बहुत अच्छा मोड़ आया है। और जैसे आपने कहा कि 2 हिंदी फिल्म कर रहे हैं आप, 2 वेब सीरीज भी कर रहे हैं हिंदी, तो गुजराती वालों को तो बहुत लॉस हो जाएगा। लॉस तो खैर पता नहीं होगा यार, मतलब ऐसा है कि ये दिस विल हेल्प इन आवर गुजराती सिनेमा ऑल्सो। मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ कि अगर ये रीच यहाँ तक बढ़ सकती है, ये तो बहुत सारे नॉन गुजरातीज भी गुजराती फिल्में देखेंगे, क्योंकि यही हुआ एक्चुअली। जब हर्षद मेहता और ये सब स्कैम रिलीज हुई, उसके बाद लोगों ने सर्च करना शुरू किया मेरा पीछे का काम क्या था, मैंने आगे क्या किया है। तो सडनली मेरी जो गुजराती फिल्में 2-4 साल पहले रिलीज हुई थी उनके व्यूज भी बढ़ गए। तो ये तो हाँ, तो मतलब और ये बहुत ही नॉर्मल एक फिनोमिना है कि जब आप किसी एक्टर को या किसी भी म्यूजिशियन को या किसी शायर को, कवि को, किसी का एक काम जब बहुत बड़ा होता है या पसंद आता है, तो उसके आगे पीछे के सारे काम के प्रति लोगों की नजर बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि 2 फिल्में और 2 वेब सीरीज हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, क्या आप बता पाएंगे? अभी मैं शायद रिवील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सब कुछ थोड़े से इनिशियल स्टेज पे है, पर मुझे लगता है 1-8 महीने के अंदर अंदर सारे अनाउंसमेंट भी होने शुरू हो जाएंगे, तो तब तक पता चल ही जाएगा। जब स्कैम रिलीज हुई उसके बाद लाइफ तो आपकी बदली होगी, लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे यादगार आपको कॉम्प्लीमेंट किसने और किस तरह का दिया? बहुत सारे लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए। एक जन ने मुझे बताया था कि यार अब शायद हर्षद मेहता, रियल हर्षद मेहता भी अगर आ जाएंगे तो भी हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे लिए हर्षद मेहता मतलब प्रतीक गांधी हो गया। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि किसी एक किरदार ऐसे निकला है कि जो लोगों ने इतना अपना लिया है। रावण पर बेस्ड एक मूवी कर रहे हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि शायद उस वक्त आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम था तो वो आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। ओके, उस फिल्म का नाम है रावण लीला, जो कि मैंने स्कैम के पहले शूट की थी। फिल्म बन के तैयार है पूरी रिलीज के लिए। जैसे ही बाहर का माहौल थोड़ा सा भी ठीक होता है, ये थिएटर वेटर का माहौल थोड़ा ठीक होता है, वो रिलीज होगी। मुझे लगता है 2021 की मेरी सबसे पहली रिलीज शायद वही आएगी। अच्छा, क्या है इस फिल्म में, आप रावण बने? हाँ मतलब एक्चुअली मैं उसमें रावण भी प्ले करता हूँ स्टेज पे। अच्छा, तो रावण पर अब तक बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं या सीरीज भी आ चुकी हैं, तो ये रावण लीला किस तरह की होगी, कैसी अलग होगी? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशो पॉलिटिकल सटायर है, जो कि करंट सिचुएशन में बहुत फिट भी बैठता है। कि हम जनरली एक परसेप्शन जो जैसे दिमाग में बना लेते हैं, उसी परसेप्शन से निकल नहीं पाते। अच्छा, और जब भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो हम इंडिविजुअल सोच भी इतनी अलग रहती नहीं है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ज्यादातर लोगों ने अगर सोचा है तो वो सही होगा। अच्छा, तो आप हर्षद मेहता के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक विलन टाइप कैरेक्टर या उस टाइप के कैरेक्टर का टैग आप पर लग जाए,
कि चलो भाई ये नेगेटिव में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे या ये इस तरह के किरदार ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे? कहीं ऐसा कोई डर तो नहीं आपके मन में? जी नहीं, मतलब मैं इसका ध्यान ज़रूर रखूँगा, जो कि मैं बहुत समय से रख भी रहा हूँ। और मतलब गुजराती फ़िल्मों में भी मैं वैसे ही सोचता था कि जब मैं स्क्रीन पे आऊँ या स्टेज पे आऊँ, तो मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसे कोई एक माइंडसेट से आए कि ये अगर आया है तो यही देखने मिलेगा। क्योंकि वो मुझे अपने आप के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन लगता है एक एक्टर के तौर पे। तो मैं सारे ऐसे अलग-अलग किरदार पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अलग-अलग किरदार क्रिएट करना चाहता हूँ। ताकि एक एक्टर के तौर पे मैं मतलब अपने आप को एक पानी की तरह रख पाऊँ कि जैसा घड़ा वैसा शेप। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन हर कोई ऐसे पानी की तरह ढल नहीं सकता है, मतलब उस शेप में नहीं ढल पाता है। आप किस तरह से कोशिश करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह की सोच होती है, जिसके कारण आप किसी एक किरदार के साथ या एक इमेज के साथ ना बन के रह जाएँ? मैं ज़्यादातर ना इसमें एक्टिंग को मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत ही एक इंटरनल प्रोसेस की बात है। तो वो उस किरदार को आत्मसात करना और फिर उसके साथ एकाकार हो के आप उस किरदार में ढल के ही अपने आप को अलग-अलग सीन में, अलग-अलग सिचुएशन में सोचना शुरू करो। मैं एक चीज़ करने के बाद जब लोग बहुत वाह-वाह करते हैं, बहुत तालियाँ मिलती हैं नाटक के शो के बाद, मैं कभी उस चीज़ को उतना सीरियसली लेता नहीं हूँ, ना अपने दिमाग में लेके चलता। क्योंकि वो एक ऐसा वज़न है ना कि वो एक एक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कि वहाँ पर मैंने ऐसे देखा था तो लोगों को अच्छा लगा था, मैं हर एक फ़िल्म में ऐसा एक लुक तो रखूँगा ही। मेरी ये स्माइल लोगों को अच्छी लगती है, मेरी ये स्माइल तो मैं अगर अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाँधना शुरू कर दूँगा तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाऊँ। तो मैं उस चीज़ को इतना सोचता नहीं हूँ, ना इतनी गिनती डालता हूँ। वो किरदार और वो माहौल, जैसे वो वर्ल्ड कौन-सा है, उसमें हमेशा सच्चाई रखने का प्रयत्न करता हूँ। तो मैं मतलब इतना ही सिंपल प्रोसेस लेके चलता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने और एक बार फिर थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करते हैं कि 2021 आपके लिए बहुत उम्दा साबित हो और आप और अच्छा काम करते हुए लोगों को दिखें और एक बार फिर हम मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। OTT हम कई बार सुनते हैं कि OTT पर आ रही है वेब सीरीज़ या कोई कहता है कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर OTT का मतलब क्या है, OTT का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए ये आज हम आपको बताते हैं और क्लियर कर देते हैं क्यों कहते हैं OTT, क्या है OTT, इसका मतलब क्या है। OTT का फुल फॉर्म पता है आपको? वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम टेस्ट। OTT का फुल फॉर्म क्या है? इट्स वन टाइम पासवर्ड। हेलो, OTT का मतलब क्या है? ओवर अदर टाइम थिएटर, ओवर टाइम, ऐसा ही कुछ होगा ना? नहीं, यही तो आसान भाषा में आपको बताना चाहते हैं आज हम कि OTT का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब भी हम डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं तब एक जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है OTT। OTT का मतलब है ओवर टॉप, नहीं क्या है, ओवर द टॉप। यस, मैं भूल गया। तो OTT का मतलब है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप यानी कि वो कंटेंट जो आपको ज़मीन पर आपके टेलीविज़न या सिनेमा स्क्रीन में, सिनेमा हॉल्स में उस वक्त अपॉइंटमेंट व्यूइंग के लिए नहीं मिलता। यानी कि रात को 9 बजे अगर आपका कोई शो है तो वो OTT प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कोई फिल्म रिलीज़ हुई है थिएटर्स में, थिएटर्स जब खुल चुके हैं उसके बाद जब वो रिलीज़ हुई है वो भी OTT नहीं होगा। ओवर द टॉप इंटरनेट का कंटेंट है, वहाँ से आप जब चाहें जहाँ चाहें अपने फ़ोन्स, अपने लैपटॉप या फिर अपने अलग अलग ऐप जो भी आप यूज़ करते हैं टीवी स्क्रीन्स पर भी उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और इसीलिए उसे कहा जाता है ओवर द टॉप, यानी कि डाउनलोडेड कंटेंट टॉप से, इंटरनेट से, और वो कंटेंट दुनिया भर में धूम मचा रहा है। क्या बोल रहे हैं सर? जी बिल्कुल। और अगर भारत की बात करें तो इस वक्त भारत में 55% लोग जो हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं, यानी कि मार्केट बढ़ रहा है। थिएटर से भी ज़्यादा, जो केबल ऑपरेटर्स और DTH का जो मार्केट है उससे भी ज़्यादा, टेलीविज़न से भी ज़्यादा आजकल लोग OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देख रहे हैं। और अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक वीडियोज़ ऑन डिमांड और दूसरा है लाइव स्ट्रीमिंग। वीडियोज़ ऑन डिमांड का मतलब है आपका सब्सक्रिप्शन
या फिर आपकी डिमांड के ऊपर मिले हुए वीडियोस जो मेकर्स बनाते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और आप उन्हें पैसे देकर ख़रीदते हैं, या फिर YouTube के ज़रिए आपके मनपसंद वीडियोस आप देख सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है वीडियोस ऑन डिमांड। दूसरा है लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि जब आप YouTube के ऊपर अपने चैनल के ज़रिए लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव जाते हैं या कोई भी लाइव आता है और बाकी के कंटेंट बाकी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जब लाइव दिखाए जाते हैं तो वो OTT प्लेटफॉर्म की लाइव स्ट्रीमिंग कही जाती है। इंडिया उन मार्केट्स में से एक है जिस पर सारी दुनिया की नज़र है कि इंडियन मार्केट के लिए आप कंटेंट बनाएं ताकि वो चलेगा, राइट? हाँ बिल्कुल। और इसकी खास बात ये भी रही है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनते हैं। जैसे कि हम बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है, और सिर्फ मिर्ज़ापुर नहीं, कुछ और भी सीरीज़ हैं जो इंडिया में तो पसंद किए गए, लेकिन इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसको विदेश की कई भाषाओं में डब करके दिखाया गया। यानी कि अब इंडिया का जो कंटेंट है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, वो वर्ल्ड वाइड हो गया। एग्जैक्टली। और यही जो चीज़ आपने कही ओवर द टॉप, यही है कि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। इसी का उदाहरण है नेटफ्लिक्स की सीरीज़ मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट जो कि स्पेनिश में थी, अब वो इंग्लिश उसका डब हुआ, अब उसके ऊपर कोरियन भाषा में बनाई जा रही है, कोरियन एक्टर्स के साथ। तो एक जो ओवर द टॉप यानी कि OTT कंटेंट प्लेटफॉर्म है, उसने वाकई में वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, यानी कि एक पूरी दुनिया को जोड़ दिया है एक दूसरे से। OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होता जा रहा है कि एक अनुमान है कि 2023 तक इसका जो मार्केट है वो 3.6 मिलियन करोड़ का हो जाएगा, और ये सिर्फ बात इंडिया की हो रही है, वर्ल्ड वाइड नहीं। यानी कि सोचिए कि जब इतना बड़ा मार्केट खुलेगा तो इसके लिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो लोग पैसा लगाने वाले हैं, जो नया मार्केट और डेवलप होगा, उससे सिर्फ प्रोड्यूसर्स को नहीं, उससे एक्टर्स को भी फ़ायदा होगा। आपको नए लोग देखने को मिलेंगे, नए चेहरे, क्योंकि एक नया गेटवे खुल जाएगा जहां पर पहले आप सिर्फ टीवी या एड्स या फिल्म्स के लिए चुनिंदा लोग आते थे। 100 में से 5 लोगों को मौका मिलता था, वही वो दायरा बढ़ जाएगा 500 लोग, और 500 लोगों में से कितने सारे लोगों को कितना काम मिलने वाला है सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से। जी बिल्कुल। और फिल्मों के लिए भी राह आसान हो जाएगी। अभी का माहौल ऐसा था, लॉकडाउन में हमने देखा कि कोई भी फिल्म बड़े थिएटर में नहीं जा सकती थी, रिलीज़ नहीं हो सकती थी, तो उनमें से कुछ फिल्में जो हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई और लोगों ने पसंद भी किया। तो ये हालांकि फिल्मों के लिए ये माना जाता है कि बड़े स्क्रीन पर देखना एक अलग अनुभव है, मज़ा आता है, सब बात बरोबर है, लेकिन दर्शक आखिर इतने पैसे खर्च के थिएटर में क्यों जाए? इसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसके पीछे एक पैसा भी वजह है कि अगर आप किसी भी जैसे केबल कनेक्शन लेते हैं तो कोई भी जो कहते हैं जो पैकेज है या कोई किसी भी चैनल का, वो महीने का 150 रुपये के आसपास होता है या कुछ, तो बहुत सारा कुछ देखना है तो आपको कम से कम 500-600 रुपया या 800 रुपया तक, कुछ लोगों के तो 1000 रुपया तक के DTH के बिल आ जाते हैं महीने के। बिल्कुल। जबकि ये जो मोबाइल में आपको जो कंटेंट मिलता है, कुछ लोग तो फ्री में दे देते हैं, 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन होता है, या फिर उसके बाद भी अगर पैसा है तो वो 999 में पूरे साल भर के लिए, तो वो सस्ता भी पड़ता है, ईजी भी पड़ता है, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। इसके कारण ना नए स्टार्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वो घर घर में जाने जाते हैं। जैसे अभी आपने प्रतीक गांधी का इंटरव्यू किया है, जो OTT की वजह से फेमस हुए हैं, और आज देखिए कहाँ पर पहुँच। जी बिल्कुल। पहले सिर्फ गुजरात के लोग उनको जानते थे, गुजराती थिएटर वो करते थे, गुजराती फिल्म करते थे, लेकिन अब एक OTT प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वेब सीरीज़ की और उसमें उन्होंने काम बेशक बहुत अच्छा किया है, जिसकी बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन उसी के कारण वो अभी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। तो OTT प्लेटफॉर्म के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान है, और वो ये कि OTT प्लेटफॉर्म ने कई लोगों को अपने घर में ही अलग कर दिया है। ऐसा हमारा नहीं मानना है, ऐसा अनगिनत परिवारों को मानना है, क्योंकि जब आप टीवी देखते थे या फिर आप फिल्म देखने जाते थे तो आप साथ में जाते थे, लेकिन अब आपके लिए अलग कंटेंट है, मेरे लिए अलग कंटेंट है, जनता के लिए अलग कंटेंट है, जो अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप या टीवी पर कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं। उससे बड़ी बात, आजकल गालियां जो है वो OTT के सर के मुकुट की मणि बन गई है कि बिना गाली आप कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं परोस सकते, ऐसा मेकर्स का मानना है। जी बिल्कुल। नवंबर में ये एक अध्यादेश आया भी था और ये बात कही गई थी कि OTT प्लेटफॉर्म है उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, और वो सरकार जो है वो प्रसारण मंत्रालय के तहत, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत इस OTT प्लेटफॉर्म को भी लेने वाले हैं।
लेकिन अभी तक सिर्फ बातें हुई हैं, कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगा है। लेकिन ये जब बात आई तब जितने प्रोड्यूसर्स थे, जो कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने विरोध भी जताया, कुछ कलाकारों ने भी विरोध जताया, जनता ने भी विरोध जताया, तो कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है, जैसे मैं पेरेंट हूँ, अगर मेरे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मैं सोचता हूँ कि रात को 12 बजे वो क्या देख रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या दिखता है, मुझे उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और अगर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे और किस तरह से वो अपने दिमाग में डालेंगे, वो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो उम्मीद है कि जी ये जो OTT प्लेटफॉर्म के बारे में हमने आपको बताया आज, वो आप समझ गए होंगे। लेकिन आपके जो सवाल हैं और जो आपकी जिज्ञासा है, प्लीज़ सास बहू साजिश के सब आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब हम लेकर आएंगे SBS ओरिजिनल्स में। जी बिल्कुल लेकर आएंगे और आपके हर सवाल का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये है ABP न्यूज़।